प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे गाज़ा से। गाज़ा में शनिवार रात इजराइल के हमलों में एक महिला, उसके 6 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो गई। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन महीनों से जारी जटिल वार्ताओं के बाद एक संघर्ष विराम समझौता कराने के उद्देश्य से रविवार को पश्चिम एशिया के लिए रवाना हो गए। दोहा में 2 दिन की वार्ता के बाद अमेरिका, उसके सहयोगी मध्यस्थ देश मिस्र और कतर समझौता कराने के करीब पहुंचते दिख रहे हैं। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों ने समझौते को लेकर सावधानीपूर्वक आशा व्यक्त की है, लेकिन हमास ने लड़ाई जारी रखने के संकेत दिए हैं। अल अक्सा अस्पताल के अनुसार इजरायल ने नए सिरे से बमबारी करते हुए रविवार तड़के दीर अल बलाह में एक मकान पर हमला किया, जिसमें एक महिला और उसके 6 बच्चों की मौत हो गई। एसोसिएटेड प्रेस के एक संवाददाता ने अस्पताल में शवों की गिनती की है। गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार उत्तरी शहर जबालिया में एक रिहायशी इमारत के 2 अपार्टमेंट पर हमला हुआ, जिसमें 2 पुरुषों, एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई। अवदा अस्पताल के अनुसार मध्य गाज़ा में हुए एक और हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। नासिर अस्पताल के मुताबिक शनिवार देर रात दक्षिणी शहर खान यूनिस के निकट हुए एक हमले में 2 महिलाओं समेत एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। युद्ध रोकने के लिए महीनों से जारी प्रयासों को पिछले महीने 2 शीर्ष चरमपंथियों को निशाना बनाकर हत्या किए जाने के बाद अधिक बल मिला है। दोनों चरमपंथियों की हत्या का इल्जाम इजराइल पर लगा है। दूसरी ओर ईरान तथा हिजबुल्लाह ने दोनों चरमपंथियों की मौत का बदला लेने का संकल्प किया है, जिससे मध्य पूर्व में पूर्ण युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इस बीच इजराइल का एक प्रतिनिधिमंडल वार्ताओं के लिए रविवार को मिस्र की राजधानी काहिर जाएगा, जबकि सोमवार को ब्लिंकन की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने की संभावना है। हमास ने निकट भविष्य में समझौता होने को लेकर संदेह जताया है। हमास ने कहा कि नवीनतम प्रस्ताव पिछले प्रस्ताव से काफ़ी अलग है, जिसे उसने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था। थाईलैंड के बारे में अब हम बात करते हैं। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन सिनावात्रा की बेटी पेंटोगटान सिनावात्रा रविवार को शाही मंजूरी पत्र मिलने के बाद देश की प्रधानमंत्री बन गई हैं। थाईलैंड की संसद ने थाकसिन सिनावात्रा की सबसे छोटी बेटी पेंटोगटान सिनावात्रा को शुक्रवार को देश की नई प्रधानमंत्री चुना था। पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री सेथा थाविसिन को इससे 2 दिन पहले संवैधानिक न्यायालय ने नैतिकता उल्लंघन के कारण पद से हटा दिया था। पेंटोगटान अब थाविसिन की जगह फेउ थाई पार्टी की नई नेता होंगी और उस गठबंधन का नेतृत्व करेंगी जिसमें पार्टी की पिछली सरकार को अपदस्थ करने वाले तख्तापलट से जुड़े सैन्य दल शामिल हैं। 37 साल की पेंटोगटान देश की सबसे कम उम्र की पीएम है। साथ ही वह थाईलैंड की कमान संभालने वाली सिनावात्रा परिवार की तीसरी सदस्य बन गई हैं। इससे पहले उनके अरबपति पिता थाकसिन सिनावात्रा और चाची यिंगलैंग सिनावात्रा इस पद पर रह चुकी हैं। पेंटोगटान अपनी चाची के बाद थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। थाकसिन और यिंगलैंग को तख्तापलट के जरिए सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा था, लेकिन फेउ थाई पार्टी के सरकार बनाने पर थाकसिन पिछले साल थाईलैंड लौट आई थी। पेंटोगटान को बैंकॉक स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, जिसमें सत्तारूढ़ गठबंधन के वरिष्ठ सदस्य और उनके पिता भी उपस्थित थे। थाकसिन की कोई औपचारिक भूमिका नहीं है, लेकिन उन्हें फ्यू थाई पार्टी का वास्तविक नेता माना जाता है। पिता पुत्री एक ही कार में आए और मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ थामे हुए साथ साथ चलते नजर आए। पेंटोगटान ने थाई नरेश लोगों और सांसदों को धन्यवाद देते हुए कहा कि वो अपने कर्तव्यों का पालन खुले दिमाग से करेंगी और थाईलैंड को एक ऐसा स्थान बनाएंगी जो थाई लोगों को सपने देखने, सृजन करने और अपना भविष्य स्वयं तय करने का अवसर प्रदान करेगा। आइए हम रशिया की बात करें। रूस में रविवार सुबह स्थानीय समय अनुसार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई है। भूकंप का केंद्र सुदूर पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप का तट रहा। वहीं संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधिकारियों के अनुसार रूस में भूकंप सुबह 7 बज के ठीक बाद आया। इसका केंद्र पेट्रोवालोस्क कामचस्की शहर से लगभग 90 किलोमीटर पूर्व में कामचटका प्रायद्वीप के पानी में लगभग 50 किलोमीटर 30 मील की गहराई पर आया। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जहाँ ये प्लेट ज़्यादा टकराती हैं वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज़्यादा दबाव बनता है तो प्लेट टूटने लगती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। जाने क्या है भूकंप के केंद्र तीव्रता का मतलब। भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप
का कंपन ज़्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति जो दूर होती जाती है, इसका प्रभाव कम होता जाता है। फिर भी यदि रिक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में झटका तेज होता है। लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकंपीय आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में है। यदि कंपन की आवृत्ति ऊपर को है तो कम क्षेत्र प्रभावित होगा। कैसे मापा जाता है भूकंप की तीव्रता और क्या है मापने का पैमाना? भूकंप की जांच रिक्टर स्केल से होती है, जिसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। भूकंप को इसके केंद्र यानी एपिसेंटर से मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है उसकी तीव्रता को इससे मापा जाता है। इसी तीव्रता से भूकंप के झटके की भयावहता का अंदाजा होता है। रिक्टर स्केल में 0 से 1.9 सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही पता चलता है। 2 से 2.9 हल्का कंपन होता है। 3 से 3.9 कोई ट्रक आपके नज़दीक से गुजर जाए ऐसा असर होता है। 4 से 4.9 खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी फ्रेम गिर सकती है। 5 से 5.9 फर्नीचर हिल सकता है। 6 से 6.9 इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। 7 से 7.9 इमारतें गिर जाती हैं, ज़मीन के अंदर पाइप फट जाते हैं। 8 से 8.9 इमारतों सहित बड़े पुल भी गिर जाते हैं। सुनामी का खतरा रहता है। पूरी तबाही कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी। समंदर नज़दीक हो तो सुनामी आने का खतरा रहता है। हम झारखंड की बात करें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बारे में हाल ही में काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इन अफवाहों के बीच चंपई सोरेन ने ट्विटर पर अपनी स्थिति स्पष्ट किया है, अपने भविष्य को लेकर जानकारी दी है। आपको बता दें कि चंपई सोरेन ने अब सार्वजनिक रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अपने समर्थकों के लिए एक भावुक संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने पार्टी से मिले अपमान और दर्द को शब्दों में बयां किया है। चंपई सोरेन ने कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला है। उन्होंने अपने संदेश में स्पष्ट किया है कि इस सबके बावजूद पार्टी ने उन्हें उनकी सेवाओं का उचित मूल्य नहीं दिया। इस दर्द को व्यक्त करते हुए चंपई ने यह भी बताया कि पार्टी छोड़ने के बाद उनके पास कौन कौन से विकल्प खुले हैं और वे क्या कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से जो हालात बने हैं उन्होंने उस भीतर से तोड़ दिया है। उन्होंने आत्ममंथन के बाद निर्णय लिया है कि अब उनके लिए नई दिशा चुनने का समय आ गया है। चंपई ने अपने समर्थकों से अपील की कि वे इस कठिन समय में उनका समर्थन करें, उनके फैसले का सम्मान करें। चंपई सोरेन ने ट्वीट करते हुए कहा, इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मुझे एक वैकल्पिक रास्ता खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा है। विधायक दल की बैठक में मैंने भारी मन से घोषणा की थी कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस नए अध्याय में मेरे सामने 3 प्रमुख विकल्प थे। पहला, राजनीति से पूरी तरह संन्यास लेना। दूसरा, एक अलग राजनीतिक संगठन स्थापित करना। और तीसरा, अगर किसी साथी का साथ मिले तो उसके साथ मिलकर इस यात्रा को जारी रखना। उन्होंने आगे कहा, ये विकल्प मेरे लिए अभी भी खुले हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव तक ये स्थिति बनी रहेगी। इसका मतलब यह है कि मैं किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकता हूँ और राजनीति में अपनी भूमिका को लेकर किसी भी निर्णय पर पहुँच सकता हूँ। इस तरह चंपई सोरेन ने स्पष्ट किया कि अपनी राजनीतिक यात्रा को लेकर अभी किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुँचे हैं। भविष्य में किसी दिशा में जाएंगे, विधानसभा चुनाव तक अनिश्चित रहेगा। चंपई सोरेन ने अपने हालिया ट्वीट में अपने 4 दशकों के बेदाग राजनीतिक सफर के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस दौरान वो पहली बार भीतर से टूट गए हैं। उन्होंने लिखा है कि हाल की घटनाओं ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या कदम उठाएं। उन्होंने खुलासा किया कि वो 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करते रहे और पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती की खोज में लगे रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें सत्ता का कोई लोभ नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट ने उन्हें आहत किया है। सोरेन ने यह भी बताया कि अपने द्वारा दिए गए दर्द और अपमान को कैसे व्यक्त करें, ये सवाल उनके सामने खड़ा था। उनके इस बयान में भावनात्मक गहराई और व्यक्तिगत संघर्ष को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो उनके राजनीतिक जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों को दर्शाता है। चंपई सोरेन ने हाल ही में अपने एक्स पूर्व में ट्विटर अकाउंट पर अपने निजी संघर्ष के बारे में खुलासा किया और अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है। उन्हें लिखा है कि ये व्यक्तिगत संघर्ष उनकी खुद की है। उन्हें किसी भी पार्टी सदस्य या संगठन को इसमें शामिल कराने का कोई इरादा नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन परिस्थितियों में अपने जीवन को समर्पित किया है, उस पार्टी का नुकसान करने के बारे में सोचना भी उनके लिए असंभव है। चंपई सोरेन ने अपने सामने राजनीति की शुरुआत से लेकर अब तक की यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की है, चाहे वो औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज़ उठाना हो या झारखंड आंदोलन में हिस्सा लेना हो। सोरेन ने अपने प्रयासों को रेखांकित किया और उन्हें राज्य के आदिवासी मूलवासियों, गरीबों, मजदूर, छात्रों और पिछड़े वर्गों को उनके अधिकार दिलाने की निरंतर कोशिश की है। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में किसी भी पद पर रहते हुए जनता के मुद्दों को उठाने का दावा किया है और झारखंड राज्य के बेहतर भविष्य के लिए काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।